बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ और उसमें अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के लेक्चर रिकॉर्ड करके हम तनवीर अहमद स्पीक चैनल पे रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। और इससे पहले कि हम आज कंप्यूटर साइंस 9th के लेक्चर्स का आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे गुजारिश है तनवीर अहमद स्पीक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे उनको आपके इंटीमेशन मिल सके। तो आज हम कंप्यूटर साइंस 9th के लेक्चर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं जो पंजाब करिकुलम यानी कि टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इसको तैयार किया है। ये ऑल ओवर द पंजाब यानी कि पूरे पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे इस करिकुलम को लगवाया हुआ है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। तो तमाम का तमाम पंजाब वो इन लेक्चर से मुस्तफीद हो सकता है तनवीर अहमद स्पीक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। फेसबुक चैनल और फेसबुक पर स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स को भी। तो आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना वो पहला इसका चैप्टर पहला यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये टेबल ऑफ कंटेंट है जो हमने जो आपका पहले यूनिट में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फ्लो चार्ट है, एल्गोरिथम है, टेस्ट डाटा किस तरह किया जाता है और आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर यानी कि प्रॉब्लम होती है, फिर समरी होती है, एक्सरसाइज ऑलरेडी आप खुद करेंगे। यानी कि ये साइंटिफिक तरीकाकार है, जो तरीकाकार एक स्कॉलर्स के पास होता है, यानी कि आपकी जो टर्मिनोलॉजी है साइंस के मुताबिक जिस तरह रिसर्च तहकीक करके रिकमेंडेशन दी जाती हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, खा वो मेडिकल से रिलेटेड हो, खा वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, खा वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से रिलेटेड हो, वो सारे का सारा तरीकाकार इस यूनिट में हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो ये आपका पहला यूनिट होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंग्लिश मीडियम की जो बुक है वो हमने डाउनलोड की है आपकी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो आप जो है ना इस उर्दू मीडियम में हम इसको ट्रांसलेशन या इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका जो 9th की कंप्यूटर साइंस जिन्होंने रखी हुई है उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। ऐसे स्टूडेंट जो फीस पे कर सकते हैं और फीस कर भी रहे हैं वो भी, और जो नहीं कर सकते, दोनों के लिए एडवांटेज है तनवीर अहमद स्पीक चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे लर्न करना। आपने पूरे निसाब को आपकी मेंटालिटी के मुताबिक 9 और 10th की सोच के मुताबिक जो इस वक्त स्टूडेंट्स की होती है तो उसको देखते हैं। तो बढ़ते हैं यूनिट प्रॉब्लम सॉल्विंग 1 की तरफ। तो इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं? डिफाइन अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सॉल्यूशन एंड डिफाइन कैंडिडेट सॉल्यूशंस और सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। इसके बाद फ्लो चार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, फ्लो किस तरह उस प्रॉब्लम को हमने फ्लो चार्ट की सीक्वेंस में लेके चलना है। एल्गोरिथम क्या होता है यानी कि बाय डिफॉल्ट बाय नेचर जिसको हम बोलते हैं कि इसके अदात वसाइल किस तरह जब इसको तैयार किया जाता है तो उसमें एल्गोरिथम को डिस्कस किया जाएगा, डाटा को टेस्ट किया जाएगा, यानी कि आपने टेस्टिंग फेज में से गुजरना होता है। फिर उसकी वैलिडेशंस और वेरिफिकेशंस को देखा जाएगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम ऑथेंटिकेटेड है यही है, फिर आइडेंटिफाई करना है आपने उस एरर को, उस प्रॉब्लम को, तो फिर देन उसको आपने रिजॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज स्टेप्स का पहला है। आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, अगर हम किसी मसला को हल करने के लिए एक तरीकाकार वजह करें, इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो सिस्टमैटिक अप्रोच। तो इसके लिए जो है ना एक मनज़म तरीका पर अमल करना जरूरी है। इन द फॉलोइंग, इसके नतीजे में वो डिस्कस डिफरेंट स्टेप, इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के स्टेप को डिस्कस करेंगे दैट वी कैन फॉलो टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो सिस्टमैटिकली, तो हम सिस्टमैटिकली तौर पर उस प्रॉब्लम को यानी कि जिन पर अमल करके हम किसी मसलम तरीके को सिस्टमैटिक या मनज़म तरीके से उसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है डिफाइन ए प्रॉब्लम। कोई भी मसला मसाइल होता है तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसको, अगर आप बीमार होते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर जो है ना उसको डायग्नोज करता है। घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम कहाँ होता है उसको सॉल्व करते हैं। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की वजूहत क्या है उसको आप जानने की बोल करते हैं, तो उसको कहते हैं डिफाइन अ प्रॉब्लम। तो इसको हम मसले का तयन करने के लिए देखते हैं एक वाजा मसला जो कोई गलतफहमी नहीं होती, तमाम बुनियादी बातें वाज़ेह तौर पर उसकी मतयन की जाती हैं, यानी कि एम्बिग्यूटी उसको देखा जाता है और इसमें
क्लियर स्पेसिफाइड किया जाता है उसके गोल्स को, और ये वाज़ेह तौर पर मंजर रखता है कि समझने और हल करने में आसान होता है। जब एक मसला बयान किया जाता है तो सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत होती है कि आया मसले को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है या नहीं। अगर मसला वाज़ेह ना हो तो हम दिए गए तरीके में से किसी एक तरीका को इख्तियार करके मसले का तयन हासिल कर सकते हैं। यानी कि जो हमें जब पता चल जाता है कि ये मसला है तो ये कुछ तरीके किए गए हैं, ये मनज़्ज़म तरीके हैं जिसको हम सिस्टमैटिक कहते हैं, तो इन तरीकों को अडॉप्ट करके आप उस मसले का हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। तो यानी कि मसले का पस मंजर क्या है, वी ट्राई टू नो दैट सिचुएशन, हम सिचुएशन को जो है ना वो हल करने की कोशिश करते हैं, सर्कमस्टेंसेस इन विच था, और उन हालात को कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, वाकया कहाँ हो रहा था। इस तरीका कार में इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम शनाख्त करते हैं द गिवन स्टेट की उसकी हालत क्या है दी गई। इट कैन हेल्प टू नो व्हाट ए गुड सोल्यूशन, और उसमें वो कंडीशन जो हमें मदद फराहम करती है कि इसका हल क्या है, इसको जानने के लिए इसको किस तरह इसकी मदद की जाए। वी लुक लाइक हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन, और हम जो है ना उसको मापने के लिए मेजर करने के काबिल होते हैं कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक अच्छा तरीका काम हम ढूंढते हैं। यूज गैसेस, अंदाजा लगाना, अदम दस्तयाब, यानी वी ट्राई टू गेस द अननोन इन्फॉर्मेशन। अननोन इन्फॉर्मेशन जो होती है हम उसे गेस करने की कोशिश करते हैं थ्रू अप्रोप्रिएट गेसेस, कि हम उसको अंदाजा लगाने की कोशिश की जाती है कि ये अंदाजा हमारे माजी के तजर्बे की बुनियाद हो सकता है या नहीं हो सकता है। यानी कि दीज गेसेस में भी बेसिस अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के मुताबिक हो सकता है। ड्रॉ ए पिक्चर, फिर हम उसका एक प्रॉब्लम जो है ना वो तस्वीर बनाना शुरू कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई है। तो उसमें क्या होता है कि मसले की अच्छी तरह वजाहत करने के लिए एक तस्वीर बना सकते हैं, और इससे गैर वाज़ेह मालूमात को ड्राइव किया जा सकता है। यानी कि शोज पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, कि जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, उसकी प्रॉब्लम आपने शो करनी है, जैसा कि कैन यू सॉल्व दिस, और ये एक प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो आपका टाइम जो है वो कीमती हो जाएगा, इसलिए हम टू द पॉइंट ही रहेंगे। जो यहाँ पे निसाब दिया गया है, जो यहाँ पे हेडिंग दी गई है, हम उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, कि आपने प्रॉब्लम को किस तरह समझना है, ये एक बहुत ही अहम मसला है। और इसको हल करने के लिए किसी की प्रॉब्लम है कि उसको पहले समझा जाए। मिसाल के तौर पर एक पहेली, यानी कि एक रिडल और पजल, एक पहेली का जवाब उसे मुकम्मल समझने के लिए ही दिया जा सकता है। एक मसले को वाज़ह समझने से उसको हल करने में आसानी पैदा होती है, वक्त और मसाइल को बचाने में हमें ये मदद फराहम करता है। मंदरजा झैल, और क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्रॉब्लम मेक्स इट टू इजी सॉल्व एंड टू सेव मनी। एक जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि साफ और समझे वाली, अगर आप प्रॉब्लम को समझ आ जाती है तो आपको वो उस मसले को हल करने के लिए आपको मदद भी फराहम होती है, और आप मनी बचा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, और अपने ज़राए बचा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्रॉब्लम यूज्ड इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 वेज, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आप 5 वेज, व्हाट, who, when, where and why को यूज करते हैं प्रॉब्लम के एनालिसिस के लिए। यानी कि 5 वेज जो तरीकाकार है वो प्रॉब्लम सोल्व की, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ और क्यों हुआ। तो ये प्रॉब्लम समझने के लिए एक बहुत जरूरी है। मसले का तजिया, यानी कि जो मजीद हम देखते हैं, प्रॉब्लम एनालिसिस द प्रोसेस टू फिगर आउट 5 वेज, करने के लिए मसले को समझने में मदद देता है। ये 5 जो तरीके हैं, और ये बुनियादी अनासर हैं जो हमें दिए गए मसले के हल की तरफ ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर दर्जा मसला गौर करें। आइए हम देखते हैं, एक यहाँ पे मसला दिया गया, सपोज यू आर ए क्लास टीचर एंड असाइंस टू ए टास्क टू रियलिस्टिक, आप एक क्लास के टीचर हैं और अपने स्कूल में तलबा को फरिश्त, यानी कि एक काम करने का कह रहे हैं जिनके नाम का आगाज हर्फ ए से शुरू होता है। तमाम मसाइल स्कूल के तलबा की एक हरूफ तहजी के लिहाज से डायरेक्ट तैयार करने के लिए फरिश्त की जरूरत है। इस टास्क को मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक हफ्ता मुकर्रर। हम झैल में दिए गए मसले में बयान में हम 5 वेज की शनाख्त करेंगे। यानी कि इसी मसला के आपने क्लासरूम में देखना है, और आपको एक लेटर, यानी कि एक मसला, तो इसको हम 5 तरीके से देखेंगे। व्हाट, यानी कि क्या, इन तलबा की फहरिस्त जिनका नाम हरफ ए से शुरू होता है। हु, कौन स्टूडेंट है, कौन है तलबा, तालिब इल्मों की डायरेक्टरी को क्यों तैयार किया जा रहा है, व्हेन, विद इन ए वीक, और कब, एक हफ्ते में, मतलब
वेयर, कहाँ, स्कूल कहाँ पे, तो इस तरह इनको देखा जा सकता है। तो आप देखते हैं कि शोज द मेटाफेरिकल रिप्रेजेंटेशन, कि इसको हम जो है ना अलामती मसले को नुमाइंदगी की ज़ाहिर करने के लिए शक्ल, यहाँ सुर्ख बत्ती एक मसले को मसला पेश करती है, पीली बत्ती इसके तजिज़िये को पेश करती है, और सब्ज़ बत्ती जो है इसके मसले को हल पेश करती है। ये ज़ाहिर करता है कि मसले का तजिज़िया हमें इस मसले के करीब ले जाता है। और वो कौन कौन सी है जो आपके सब्ज़, सुर्ख और दूसरी जो बत्तियाँ हैं वो आपने आइडेंटिफाई करके इन प्रॉब्लम्स को लेके चलना है। एक्टिविटी 1 है, और एक्टिविटी 1 में आपने 3 ग्रुप बनाए जाएंगे, और ये आपने खुद करना है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूंगा तो एक बहुत बड़ा टाइम जो है ना आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। तो हम आगे नेक्स्ट अगले हेडर की तरफ चलते हैं। ये एक्टिविटीज जितनी भी हैं, तकरीबन 6-7 आपके पहले यूनिट में एक्टिविटी है, ये आपने खुद लेके चलनी है। प्लानिंग ए सोल्यूशन, कि आपको मसला आ गया, आइडेंटिफाई कर लिया, आपने नेक्स्ट आपने प्लान करना है, हल की मनसूबाबंदी जिसको बोलते हैं। किसी मसले का आफ्टर एनालाइज प्रॉब्लम को समझने के बाद हम एक मनसूबा तैयार करते हैं, ये मसले के हल की तरफ ले जा सकता है। इस मसले पर हर मसला हल करने के लिए दुरुस्त हिकमत अमली की जरूरत होती है, और उसमें चांद जो है ना वो तरीकाकार है, यानी कि स्ट्रेटजी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यहाँ पे दी गई है। नंबर 1, डिवाइड एंड कन्क्यूर, यानी कि तकसीम करें और फतह हासिल करें। ये हिकमत अमली पेचीदा मसले के छोटे मसलों में तकसीम होती है। ये हिकमत अमली यानी कि आपका कम्प्लेक्स मसला भी हो और छोटा मसला हो, ये वहां पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। गैस चेक एंड अप्रूव, यहाँ पे जो होता है यानी कि डिजाइनर मसले के हल का अंदाजा लगाता है और फिर हल की दुरुस्ती को चेक करता है। अगर हल तवक्कात के मुताबिक नहीं है तो वो हल को तब्दील करता है, और हल को बेहतर करना एक तकरारी अमल है, यानी कि एक इटरेटिव प्रोसेस है, इसको हम कहा जा सकता है। इस किस्म की प्रॉब्लम को हल करेंगे। नेक्स्ट है एक्टेड आउट, यानी कि इस हिकमत अमली में डिजाइनर कामों की फहरिस्त तैयार करना, और उसके बाद वो हर काम को सर अंजाम देना, यानी कि इसके नतीजे में आप एक अच्छे तरीके से एक डिजाइन करेंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इस मसले को हल करेंगे। प्रोटोटाइप में क्या होता है कि आप एक ऐसी तकनीक शानदार नुमाइंदगी करती है, अगर जो आखिरी हल नहीं होता कोई भी मसला जो होता है, ताहम डिजाइनर की मदद कर सकते हैं। ये हल के अहम अज्जा को समझने में मदद देती है, यानी कि इसमें हम आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसकी इमेजेस बनाते हैं कि इस तरह इस मसले को हल किया जा सकता है। हिकमत अमली के यानी कि सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम पर डिपेंड करती है। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और ये बहुत बिल्कुल अहम होती है। दैट वन स्ट्रेटजी मे बी मोर सूटेबल टू इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन दैट द अदर वन, कि एक जो आपकी हिकमत अमली है वो उसको जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको आप हल करते हैं, तो उस मसले में हिकमत अमली को मसले को हल करने में दूसरी हिकमत अमली से बेहतर हो, किसी भी हिकमत अमली का इंतखाब मसले की डिपेंडेबिलिटी पर होती है, यानी कि प्रॉब्लम पर होती है। तो इस तरह इन तमाम 5 वेज के साथ साथ इनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसकी मनसूबाबंदी की जा सकती है। नेक्स्ट आपका डिफाइनिंग ए कैंडिडेट सॉल्यूशंस, इसमें क्या होता है कि आपने जो कैंडिडेट सोल्यूशन की वजाहत है, लफ्ज कैंडिडेट सोल्यूशन एक गैर मनसूबाबंदी का हवाला देता है, यानी कि समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड होता है। मिसाल के तौर पर आपने, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल में ऐसे तलबा की कितनी तादाद है जो क्रिकेट खेलते हैं, आप अंदाजा इस तरह से कह सकते हैं कि वो अपने क्लास में तलबा शुमार करेंगे जो क्रिकेट खेलते हैं, फिर उसको स्कूल में मौजूद तमाम क्लासेस से ज़रब देंगे, फिर आपने उनके पास उन लड़कों की तादाद आ जाएगी जो क्रिकेट खेल सकते हैं। आपका जवाब इस तरीके से कैंडिडेट सोल्यूशन होगा। क्रिकेट के खिलाड़ियों की दुरुस्त तादाद जानने के लिए आप कुछ और तरीके भी इख्तियार कर सकते हैं, जैसे कि हर जमात में जाना या साथ साथ से डाटा मवाद हासिल करना। किसी के बारे में किसी वक्त भी सोच सकता है कि एक कैंडिडेट सोल्यूशन वक्त बचाने में मददगार साबित हो सकता है। शक्ल 1.4 आपको यहाँ पे दी गई है, और ये आपकी कैंडिडेट सोल्यूशन आपके कहलाती है कि आप किस तरह डाटा इकट्ठा करते हैं और उनकी एक तादाद हासिल करके आप बता रहे होते हैं कि ये लोग इतने क्रिकेट खेलने वाले हैं। एक्टिविटी 2 है, इसको भी आपने खुद करना है कि इसमें क्या कोई चीजें हैं, इसको रीड आउट करने के बाद इसको देखते हम अगली उसकी तरफ चलते हैं। सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, कि आपने मसले को हल करने के लिए जो आपने बेस्ट तरीकाकार है, बेहतरीन इंतखाब है, वो किस तरह करना है। कभी कभी हम एक से ज्यादा हल तलाश करने और इनमें से बेहतर का इंतखाब करते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आपके स्कूल के तमाम तलबा इल्मों के एक नाम एक वेबसाइट पर मौजूद है और आपको खास नाम तलाश करके करने का कहा जाता है। आप ये मसला मंदरज़ाल तरीकों को इस्तेमाल करते हुए हल कर सकते हैं। नंबर 1, आप जो है आप वेबसाइट पर मौजूद सब नामों को एक एक करके देखें, यहाँ तक नाम आपको मिल जाए या फहरिस्त खत्म हो जाए। नंबर 2, इन नामों का प्रिंट आप हासिल करें, मतलूबा जो है ना नाम तलाश करें। नंबर
तीन, आप सारे काम नाम जो कॉपी करें और उन्हें एक्सेल शीट में डालें और उनको हरूफ ताजी के अतबार से तरतीब दें। एक मरतबशुदा फहरिस्त आपने तलाश करके निस्बतन आसान होगी। नंबर 4, आपका सिर्फ आपने इसको कंट्रोल F यानी कि फाइंड करना है आपने कंप्यूटर में से, और आपको वो ब्राउज कर अब जो आपकी वेबसाइट जो आपकी फरिस्त वेब ब्राउज पर मौजूद हो, आप खुद का तरीके से तलाश करने के लिए नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे हल भी हो सकते हैं। हम एक ऐसे हल की शनाख्त करते हैं जिससे से कम इकदाम उठाने पड़े या दूसरे हल से ज़्यादा मौसर साबित हो। तो इस तरह हम सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन कर सकते हैं आपने कंप्यूटर में, और इस तरह उनको लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या होगा कि आपने एक तरतीब देनी होती है किसी भी मसले को हल करने के लिए, ज़्यादा मददगार साबित किया जा सकता है फ्लो चार्ट। में हम मदरजा फ्लो चार्ट पर तफसील से बात करेंगे। डेफिनेशन इसकी क्या है, तारीफ, यानी कि फ्लो चार्ट किसी मसले को हल के मराहल को तसव्वुरी शक्ल में पेश करना होता है, और हम हर कदम पर अलामती इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलामतें प्रोसेसिंग के बहाव में तीरों के निशान से जुड़ी होती हैं। शक्ल 1.6 में आपके जुराबों के साथ जूते पहनने का एक मसला फ्लो चार्ट दिखाई देता है। सिर्फ उस अहम मसले को ज़ाहिर करते हैं, बल्कि हमें एक अमल को करने का तरीका भी बताती है कि एक फ्लो चार्ट मसले के हल में मौजूद मराहल पर बातचीत करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि आपने स्टार्ट करना है, आपने टेक अ शूज़ एंड सॉक्स, जूते लेने हैं और आपके पास सॉक्स होगी, आपने सॉक्स को पहना है, देन आपने जो है ना वो शूज़ को पहना है, फिर आपने रुक जाना है। तो ये आपका फ्लो चार्ट होगा, यानी कि एक तरतीब बनेगी किसी भी प्रॉब्लम को समझते हुए और उसको रिजॉल्व करने के लिए। यानी कि किसी भी मसले के लिए फ्लो चार्ट का होना बहुत जरूरी है, यानी कि उसकी तरतीब बनाना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जो फ्लो चार्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, मसले का हल करने के लिए अहमियत क्या है। मसले को हल करते हुए फ्लो चार्ट हल की मनसूबाबंदी के लिए, यानी कि प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम फ्लो चार्ट को पहले से मौजूद आसानी से इसको समझ सकते हैं तो मसला कैसे हल किया गया, इसके मतन में बजाय तस्वीरी तौर पर किसी हल को देखने या ज्यादा मौसर तस्वीरी वजाहत पर इस बात की तस्दीक करने से आसान बनाना होता है कि ये दुरुस्त है या नहीं। इसके अलावा दूसरे लोगों से एक मसले के हल के बारे में बात करने का भी ये एक अच्छा तरीका है, यानी कि मसले को हल करने के लिए। नंबर 3 है आपका डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर ए फ्लो चार्ट, यानी कि आपने फ्लो चार्ट के लवासम का आपने किस तरह तयन करना है, इस तरह देखते हैं। एक फ्लो चार्ट में हम इनपुट, आउटपुट, फैसला साजी और प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये तस्वुरात नीचे बयान किए गए हैं। इनपुट का मतलब आपने जो आपका पोज है वो साफ से डाटा लेना है और इसको प्रोसेस करना है, इसके बाद कुछ आउटपुट देना है, जैसा कि शक्ल 1.7 में आपको दिखाया गया है, उसको हम देखते हैं। और एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए मनोजा तरीके का होना बहुत जरूरी है। इनपुट्स का मतलब होता है कि आपने जो पोजर है, यानी कि साफ से डाटा लेना है, और ये जानना जरूरी है कि कितना और किस तरह के उनकी इनपुट की जरूरत है। नंबर 2 आपका प्रोसेसिंग, एक फ्लो चार्ट है प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ मराहल पर मुश्तमिल होता है, और इस प्रोसेसिंग के मराहल को हम हिसाब किताब करने और उनके नताइज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हल किया जाता है। इसमें किसी मकदार में कमी बेशी या मकदारों को जमा या ज़र्ब करना ज़रूरी होता है। ये आपका इनपुट है, ये प्रोसेस होगा, ये आउटपुट है। किसी भी कंप्यूटर में आपने इनपुट देनी है, वो प्रोसेस कंप्यूटर करेगा, देन आपको रिजल्ट की शक्ल में आपको देगा। तो ये आपने प्रॉब्लम को फ्लो चार्ट की शक्ल में लेके चलना होता है। तो इस तरह इनकी वो चीज़ें आपके सामने रूनमा होगी। नेक्स्ट आपका है डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपने इस बात का तयन करना है कि एक जो बयान दुरुस्त है या गलत है, और इसके मुताबिक मुनासिब इकदाम करना फैसला साजी कहलाता है। आउटपुट्स क्या है कि आउटपुट का इस्तेमाल मालूमात को ज़ाहिर करने के लिए किया जाता है। ये अमूमन ये मालूमात अमल दरामद के नताइज पेश करती है, यानी कि आप इनपुट करेंगे, ये प्रोसेस होगा, ये आउटपुट होगा। फिर डिसीजन मेकिंग आप करेंगे कि ये जो आप प्रॉब्लम की आप डिफाइन कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, कि ये आपके लिए ठीक है, ये नहीं है, तो इससे आपको इसका रिजल्ट का अंदाजा हो सकता है। नेक्स्ट आपका फ्लो चार्ट के सिंबल, यानी कि सिंबल की अलामात को किस तरह आपने लेके चलना है। फ्लो चार्ट अलामतों और जो मुतय्यन के जरिए एक अमल को वाज़ेह तौर पर बयान करता है। ये खास इश्काल करता है जो कि एक अमल में मौजूद मुख्तलिफ इक़दामात ज़ाहिर करती हैं, लकीरें और तीर बहुत ज़ाहिर करती हैं। टेबल 1.1 में फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होने वाली अलामात से कुछ को दिखाया है, यानी कि फ्लो चार्ट में जो आपने सिम्बल्स वगैरह को यूज़ करना होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो उनको यहाँ पे शक्ल दी गई है, तो वो किस तरह यूज़ करते हैं और उनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है टेबल 1.1 में दी गई है। और ये सबसे पहले है आपकी फ्लो लाइन। फ्लो लाइन का क्या मकसद होता है, ये किसी फ्लो चार्ट पे मरहले के बहाव का तयन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। टर्मिनल ये आपकी अलामत है, तो इसमें क्या होता है कि ये फ्लो चार्ट के आगाज और इख्तिताम की तरफ इशारा करती है। ये जो आपकी है, इसको हम प्रोसेस बोलते हैं, और यानी कि प्रोसेसिंग इसको अमल भी बोलते हैं। ये जो मकदार है, यानी कि ये वैल्यू जो है
के तब्दील होने के ऑपरेशन की नुमाइंदगी करता है। ये आपका डिसीजन है, ये जो आपकी अलामत है, ये किसको ज़ाहिर करती है? ये एक ऐसा मशरूत बयान ज़ाहिर करना होता है जो इस बात का तयन करता है, यानी कि इस चीज़ की आइडेंटिफाई करता है, इसके सिमत ज़ाहिर करता है कि रास्तों में से कौन सा रास्ता अच्छा है और उसको अख्तियार किया जाए। ऑपरेशन आमतौर पर एक ऐसा एक हाँ या नहीं का सवाल या एक सही या गलत टेस्ट हो सकता है। नंबर 5 पे आपका इनपुट आउटपुट है। ये जो आपकी अलामत है, ये इस चीज़ की निशानदही करता है कि जो सार्फ से डाटा इनपुट के तौर पर लेकर निशानदेही किया जाता है या सार्फ को नताइज की आपको निशानदही करता है। और नंबर 6 पे आपका कनेक्टर है, यानी कि आपने एक ऐसे फ्लो चार्ट साहिब बार पूरा नहीं आता, तब हम एक कनेक्टर के जरिए फ्लो चार्ट के हसूल को मिला देते हैं। तो ये आपके सिंबल्स ज़ाहिर करती हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको सिंबल से ज़ाहिर करेंगे तो ये आपका तरीकाकार होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स, यहाँ पे कुछ मिसालें दी गई हैं, आइए इसको देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें हम फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करते हुए मसाइल को हल करना सीखेंगे। फ्लो चार्ट में इनपुट का मतलब यह है कि किसी इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए डाटा कंप्यूटर में मेमोरी तक पहुंचा दिया जाए। तो ये आपका एग्जाम्पल तक पहुंचा दिया जाए, तो इसमें क्या होता है कि आप मेमोरी में मौजूद डाटा को मखसूस नाम दिया जाता है और डाटा के दिए गए नाम में से एक तक रसाई हासिल की जाती है ताकि किसी फार्मूले में इस्तेमाल किया जाए और कोई नतीजा अक्स किया जाए। नताइज को भी कंप्यूटर की मेमोरी में रख दिया जाता है, जिन्हें बाद में किसी आउटपुट डिवाइस पर देखा जा सकता है, यानी कि उसको रिजल्ट जो उसमें स्टोर किए जाते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं, उसको डिस्प्ले करने के लिए रिजल्ट के तौर पर उसको देखा जा सकता है। ये आपको फ्लो चार्ट के नतीजे के तौर पर इन मसाइल को, इन एग्जाम्पल को आप दे सकते हैं। टू कन्वर्ट कैशेस टू फेरेंट टेम्परेचर, यानी कि दर्जा हरारत को सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट की इकाई में किस तरह तब्दील किया जाता है, आइए देखते हैं। इब्तदा में ये फ्लो चार्ट ज़ाहिर करता है कि आगाज़ के बाद सार्फ कंप्यूटर को अददी डाटा देगा, जिसे कंप्यूटर अपनी मेमोरी में, यानी कि आप सेलियस के नाम से महफूज कर रखेगा। अगले मरहले में सेलियस को फ़ारेनहाइट में तब्दील करने वाले फार्मूला में इस्तेमाल किया जाएगा। नतीजे के तौर पर फ़ारेनहाइट में महफूज कर दिया जाएगा। फ़ारेनहाइट के नाम से महफूज शुदा कीमत को किसी आउटपुट डिवाइस पर रखा दिखाया जाता है। इस मरहले के बाद फ्लो चार्ट खत्म हो जाता है और ये आपका स्टार्ट है, ये आपका इनपुट है जिसको हम सीरीज में देखते हैं। ये आपका फ़ारेनहाइट है, यानी कि सीरीज मल्टीप्लाई 9 और तकसीम इसकी 30 + 32 हो जाता है। ये आपके प्रिंट शक्ल में आ जाता है। एट द एंड आपका प्रिंट के शक्ल के बाद आपका खत्म हो जाता है। ये आपका फ्लो चार्ट का प्रोसेस है और आप इस तरीके से किसी भी दर्जा हरारत को सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट की इकाई में तब्दील कर रहे होते हैं। नंबर 2, आपने किस तरह आपने जो एक जो किसी टू प्रिंटेड एस्टिलेशन, यानी कि किसी हरकत करती हुई चीज़ का इस्ता मालूम करना, किसी चीज़ की कमियत और लगाई गई कुव्वत से पहले दी गई हो। नंबर 3, आपने क्यूब का हजम तलाश करना होता है। नंबर 4, आपका जनाब एक रकम पर बिलियन आपका जो इंटरेस्ट है वो किस तरह मालूम करता है। तो इस तरीके से आप ये चारों के चारे प्रोसेस आपके ये मालूम हो सकते हैं। तो इस तरह आपने किसी भी फ़ारेनहाइट को इकाई में तब्दील करना है और ये चारों मेथड्स के जरिए आपका तरीकाकार मुख्तलिफ है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। ये आपका स्टार्ट है, इनपुट है, आपकी एक्सेस ये होगी, प्रिंट आपका एंड पे हो जाएगा, इसमें इनपुट है। एज आपका वॉल्यूम है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका एंड होगा। वॉल्यूम की शक्ल में ये अकाउंट है, ये वॉल्यूम है, ये आपका प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट है, यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो इस तरह आपने इसको मतलब हरारत में किसी चीज़ का इसरा मालूम करने के लिए ये आप इस्तेमाल करते हैं तरीकाकार। और आपने क्यूब का हजम तलाश करना है तो ये तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं। और इसमें आपने एक रकम पर बिलियन इंटरेस्ट मालूम करना है तो आपने ये फार्मूला, यानी कि ये आपने फ्लो चार्ट इस्तेमाल करके इसका डिटरमाइन करना होता है या इसको तयन करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका 5 में है कि आपने टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन, यानी कि आपने कैलकुलेशन करनी है, सम उसका निकालना है, आपने आपने गिवन नंबर आपने जो दिया गया है उसका एवरेज निकालना है। तो ये आपका फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा एरिया ऑफ यानी कि किसी भी चीज़ का आपने जो 5 अदद का मजमूआ ज़रब और औसत मालूम करना है वो इस तरीके से यहाँ पे आपने मुतवाज़िल अज़ा का रकबा मालूम करना होता है और ये फार्मूला, और ये आपने जो आपका फ्लो चार्ट बनाया गया है और इसमें आपने ये इनपुट करनी है और ये आपने 5 अदद का मजमूआ ज़रब और औसत मालूम करना होता है। यानी कि आपके ये 6 तरीक़ेकार हैं कि आपने 5वां और छठा और 3 आपने ऊपर देखे हैं
ये वाला आपने मालूम करना होता है कि किस तरह आपने क्या क्या चीज़ें कब मालूम करना है। आई रिपीट अगेन कि आपने यहाँ पे एक बिलियन पर, एक रकम पर बिलियन इंटरेस्ट मालूम करना है, वो आपका ये है। नंबर 3 पे आपका जो है ना, आपने हुजम तलाश करना है, ये आप तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जो आपने एक किसी हरकत का इसरा मालूम करना है या किसी अहमियत और यानी कि मास और उसको जो ताकत अप्लाई होती है उसको इस तरह मालूम करना है। और 5 में और 6 में आपने क्या मालूम करना है, वो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि आप मुतवाज़िल अज़ला का रकबा मालूम करना है। आपने ये यानी कि पैरेलल लॉगरिथम, और इसमें आपने सम और गिवन नंबर्स का जो चीज़ें दी हैं इस तरह इन तरीकों से मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप कंडीशन ऑफ फ्लो चार्ट, यानी कि कंडीशन फ्लो इन फ्लो चार्ट, कि आपने नीचे दिए गए फ्लो चार्ट में हम मुताला करेंगे कि मराहल के, इन मराहल के दरमियान बहाव किस तरह से मशरूत होता है, यानी कि शर्त दुरुस्त करने पर बहाव मुख्तलिफ होगा। इस बहाव से जिस नतीजे पर शर्त का नतीजा गलत होगा उसको एक शर्त को दुरुस्त या गलत मानों में मापा जा सकता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स उसको कहा जाता है, उसको एवेल्युएट किया जा सकता है एक जो कंडीशन होती है उस थ्रो। तो नंबर 7 में आपने क्या करना है, आपने दी गई रकम के बारे में आपने इवन या ओड मालूम करना है, और वो किस तरह होता है, ये स्टार्ट है, ये इनपुट है, और ये आपने तरीकाकार, ये आपको फार्मूला दिया गया है, तो इस तरह इनको आउटपुट और एट द एंड आपको वहां पे आउटपुट की शक्ल में मिल सका है। इसमें इन द अबव फ्लो चार्ट्स, ये जो ऊपर फ्लो चार्ट दिए गए हैं इब्तदाई मराहल के बाद सारफ की जो आपकी जो इवन या ओड की अददी कीमत होगी, जिसे कंप्यूटर मेमोरी में एन के नाम से महफूज किया जाता है, यानी कि एन के नाम से महफूज किया जाता है, फिर इस कीमत को 2 से तकसीम किया जाता है, और 5 बच जाने वाली रकम को हम रैम के नाम से यानी कि दोबारा कंप्यूटर मेमोरी में महफूज कर लिया जाता है। बाकी रकम मालूम करने के लिए मॉड का फंक्शन इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आपने मॉड का इस्तेमाल आपने वहाँ पे इसमें इस्तेमाल करना है। और इसमें नेक्स्ट है आपका कि जो बकिया रकम है मालूम करने के लिए मोड का फंक्शन जब इस्तेमाल किया जाएगा, ये जानने के लिए आया कि एन मुकम्मल तौर पर 2 से तकसीम हो सकता है या नहीं। हम मशरूत ऑपरेशन सर अंजाम देते हैं, और आप ये काम रैम को 0 से मुबादला करने के बाद होता है। अगर मालूम हो जाए कि रैम की कीमत 0 है तो आप मशरूत ऑपरेशन उसकी कीमत को दुरुस्त बना देता है, जिसका मतलब ये हो कि n एक जुफ्त अदद है क्योंकि वो ये 2 पर तकसीम हो रहा है। दूसरी तरफ में अगर रैम की कीमत 0 नहीं है तो मशरूत ऑपरेशन की कीमत को गलत करार दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि n एक ओड है, यानी कि एक ताक अदद है। और इसको हम दिए गए 3 गैर मसावी अदाद में सबसे बड़ा अदद मालूम किस तरह कर सकते हैं, वो ये तरीकाकार है, स्टार्ट है, और ये सारे का सारा प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में हम इन तमाम के तमाम जो दिए गए गैर मसावी अदाद में सबसे बड़ा अदद मालूम करना है, तो इस प्रोसेस से मालूम कर सकते हैं। मंदरजा झैल जो फ्लो चार्ट है वो ए, बी और सी में से बड़ी कीमत को मालूम करने का एक तरीकाकार आपको बताता है, ये जो आपका फ्लो चार्ट है। और ए, बी, सी ये जो आपको नीचे दिया गया है, इस फ्लो चार्ट की मदद से भी आप ए, बी, सी, डी की कीमत को मालूम कर सकते हैं। ये जो आपके सामने जो ऊपर चला गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एक एक्टिविटी दी गई है, इसको आपने खुद करना है। और 9th असाइन की तरफ हम चलते हैं। आपका 9th जो तरीकाकार है, किसी भी मजमून को यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को आप टोटल मार्क्स और उसल के हासिल शुदा नंबर है यानी कि मजमूई नंबर हासिल करदा नंबर के जो तरीकाकार है वो किस तरह मालूम कर सकते हैं। आप स्टार्ट से इनपुट करते हैं, इनपुट आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स करने हैं, उसकी परसेंटेज को इस तरह निकालना है, और आपने एक फ्लो चार्ट दिया गया है, और आप यानी कि ए प्लस ग्रेड को आपने परसेंटेज 80 के साथ ज़ाहिर करना है, 70 के साथ ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी 50% है, ग्रेड ई 40 है, और ये ग्रेड ई आपका ग्रेडिंग सिस्टम आपके एग्जामिनेशन में भी इसी फ्लो चार्ट को अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरह आप किसी मजमून का ग्रेड मालूम करने के लिए उसके मजमूई नंबर हासिल करदा नंबर दिए से इस फ्लो चार्ट की मदद से इन प्रॉब्लम को हल रिजॉल्व कर सकते हैं। नंबर 10 पे आपका है स्टूडेंट्स, इसमें जो दिए गए नंबर से हफ्ते के दिन का नंबर मालूम करना होता है, जबकि सोमवार से इतवार तक के दिनों के लिए 1 से 7 तक का नंबर इस्तेमाल किया है इस फ्लो चार्ट में। आई रिपीट अगेन कि आपने इस दिए गए फ्लो चार्ट में से दिन का नंबर मालूम करना हो, जबकि सोमवार से इतवार तक
1 से 7 तक का नंबर इस्तेमाल हो रहा है। ये स्टार्ट है आपका डे 1 आपका प्रिंट मंडे है, डे 2 आपका ट्यूसडे, थर्ड डे वेडनेसडे, फोर्थ डे, ये 7 नंबर आपको एज यूजुअल आपका यानी कि संडे तक दिए गए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और संडे सैटरडे मंडे ये आपको यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो इस तरह से आपने हफ्ते का दिन मालूम करना होता है जब कि सोमवार से इतवार तक दिनों के लिए 1 से 7 नंबर को इस्तेमाल किया गया है इनपुट से आउटपुट तक। और ये एक और एक्टिविटी आ गई है फ्लो चार्ट का जो ऊपर दिया गया है, तो इसको आपने पढ़ के इसको अप्लाई करना है और मेमोराइज करना है। रिपीटिंग स्टेप इन फ्लो चार्ट्स नेक्स्ट है, आपने फ्लो चार्ट में जो मराहल है उसको कई बार आपने दोहराना है। और मंदरजा झैल तमाम फ्लो चार्ट्स बहाव सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ है, जबकि ये भी हो सकता है कि बहाव पिछले मरहले की जानब दोबारा चलाया जाए, बिलखुसूस जब हमें मराहल को दोबारा दोहराना पड़े। मंदरजा झैल फ्लो चार्ट में मराहल को दोहराने का अमल दिखाया गया, यानी कि नंबर 11 में आपको ये 5 कीमतों को एक करके मालूम करना है कि कौन सी कीमत ताक है और कौन सी आपकी जुफ्त है। यानी कि ये आपका स्टार्ट है, ये काउंट 0 है, इनपुट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपको 5 नंबर दिए गए होंगे। यस, ये 5 तक फ्लो चार्ट है और इसी फ्लो चार्ट को ये नीचे डिफाइन किया है। इसको हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मंदरजा झैल फ्लो चार्ट में एक जो कदर का काउंट है, यानी कि एक कदर काउंट के नाम से मुतारफ कराई गई है, जिसका मकसद कीमतों को शुमार करना है। और इब्तदा जो एक काउंट की कीमत 0 है, जिसमें एक एक करके इजाफा किया जाता है और काउंट की कीमत 5 हो जाती है, यानी कि 5 तक हो जाती है काउंट की कीमत। और तो इससे मालूम होता है कि हमने 5 कीमतों की जुफ्त या ताक यानी कि ओड या इवन की शक्ल में इसको मालूम कर लिया है। तो ये आपको फ्लो चार्ट ये आपको ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह ऊपर वाले भी मुख्तलिफ किस्म के अददी नंबर उनको देकर उनको डिफाइन किया गया है। टू फाइंड ए सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर, यानी कि दो आदाद के दरमियान ताक अदद को आपने मालूम किस तरह करना है, ये आपको दिया गया है। एक फ्लो चार्ट दिया गया है, तो इसी फ्लो चार्ट को हम नीचे डिफाइन करते हैं किस तरह के मंदरजा झैल फ्लो चार्ट को जुफ्त आदाद नंबरों के हिसाब से तब्दील करें। इस मसले को हल करने के लिए एक से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं। आप अपने फ्लो चार्ट का अपने हम जमातों के बताए हुए फ्लो चार्ट से मवाजना करें। ये आपके लिए एग्जाम्पल है कि आपने 1 2 3 4 जो आपने रैम को किस तरह नंबर दिया, रैम को दिया इंक्रीज बाय 1 2 3 4 5 6, ये 2 है इंक्रीज 2 तक, किस तरह उनको प्रिंट लेना है। तो आपने इसको अपने ये आपके लिए एक्टिविटी है, तो इसको आपने दोस्तों के साथ मिलकर परफॉर्म करना है। एल्गोरिथम क्या होता है, आइए देखते हैं। एल्गोरिथम जो होता है वो किसी भी एल्गोरिथम सीखना कंप्यूटर साइंस की तालीम का एक बेसिक चीज़ है, एक बुनियादी फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस है। और इस समय हम एल्गोरिथम को तफसील से बयान करेंगे। इस सेक्शन में हम सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि एल्गोरिथम मसला हल करने के मराहल के मजमूए का नाम है। इसे फितरी ज़बान में लिखा जाता है, इसलिए ये काबिल फहम होता है। जिसे हम चाय तैयार करने के मसले को हल करने के मंजर मराहल तय करना होंगे, यानी कि आपने एक चाय को तैयार करना है तो उसके लिए आपने क्या तरीकाकार होगा। मिसाल यहाँ पे ली गई है और वो एल्गोरिथम का तरीका है और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 1 पे ए पे स्टार्ट करना है, आपने एक केटल लेनी है नंबर बी, और ये आपके 2 मरले हो गए। नंबर 3 पे आपने इसमें पानी डालना है, पूर वाटर इन इट। और नंबर 4 पे आपने पुट द केटल ऑन फायर, और फिर आपने केटली को आग पर रखें एंड शुगर एंड मिल्क, उसमें चीनी और आपने दूध डालना है। वेट टिल इट बॉयल्स, और उस वक्त तक इंतजार करें जब वो उबल ना जाए। रिमूव द केटल फ्रॉम फायर, और अब आपने केतली को आग से उतार लेना है और आपका एंड इख्तितामिया हो जाए। तो इस तरह आपकी ये चाय तैयार होगी। मतलब आपने चाय को तैयार करना है। ये 7-8 तरीके आपको दिखाए गए हैं। इसी फ्लो चार्ट को इसी तरीके से आपने यूज करेंगे तो आपकी चाय तैयार होगी। इसके साथ साथ ऊपर दिए गए मराहल का सेट चाय बनाने का एल्गोरिथम पेश करता है, यानी कि ये चाय का एल्गोरिथम हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो इसमें कंप्यूटर की मदद से हम किसी मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हम सबसे पहले एक एल्गोरिथम वज़ा करते हैं, जिसे बाद में कंप्यूटर के लिए हदायत तब्दील कर देता है, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन देता है। आमतौर पर इस एल्गोरिथम को इनपुट मुहैया की जाती है, जिसे हम वो प्रोसेस करने के बाद आउटपुट फ्राहम करता है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। और वो शक्ल यहाँ पे शो नहीं हो रही, नीचे शायद हो रही होगी। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर के एल्गोरिथम से मालूम कर सकते हैं, जैसे कि चाय की एग्जांपल दी है। और इसी तरह जिस तरह चाय की एग्जांपल तरीकाकार बताया गया है, इसी तरह आपका कंप्यूटर का जो तरीकाकार है, जिसको एल्गोरिथम बोलते हैं, उसको तैयार किया जाता है। और उसको हम बाइनरी सिस्टम में तैयार करते हैं, जो आपके मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के
सॉल्यूशंस निकाल के हमें देता है आउटपुट की शक्ल में। नेक्स्ट आपका रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, ये आपका रोल ऑफ एल्गोरिथम प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, ये आपका फ्लो चार्ट है, ये एल्गोरिथम है, और ये आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इस तरह ज़ाहिर कर रहा होता है। जो हम ऊपर हमें दिखा रहा है कि जो आपको शक्ल दिखा रही होगी, तो इसमें क्या होता है कि ये मसला हल करने वाले को मरहलावार रहनुमाई फराहम करते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, और ये हल को मुकम्मल तौर पर बयान करता है। अमूमन कंप्यूटर प्रोग्रामर सबसे पहले एक एल्गोरिथम ही लिखता है, फिर इसको कंप्यूटर की ज़बान में तब्दील कर देता है। बाज़ औक़ात कंप्यूटर प्रोग्रामर सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाता है, फिर इसको एल्गोरिथम में तब्दील कर देता है। ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपका फ्लो चार्ट तैयार होता है, ये आपका एल्गोरिथम इस तरह तैयार होता है, तो इसको फिर कंप्यूटर प्रोग्राम में बाइनरी सिस्टम इसको कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि हमने चाय का फार्मूला देखा है, वो चाय का एल्गोरिथम आ गया और एट द एंड आपको चाय मिल गई। इसी तरह ये आपका प्रॉब्लम है, ये चाय आप समझ लें, और ये वो आपका जो एक तरतीब दिया गया था आपकी रेसिपी, और ये आपका उसको आपने तरतीब दिया, और ये आपका बाइनरी सिस्टम हो गया। तो इस तरह आपको ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बाद आउटपुट की शक्ल में ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको फराहम की जाती हैं। तो नेक्स्ट है आपका फॉर्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी कि एल्गोरिथम की फॉर्मूलेशन या उसको तैयार किस तरह किया जाता है, एल्गोरिथम की तश्कील किस तरह की जाती है। एल्गोरिथम लिखने के लिए मुख्तलिफ अलामात इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि टेबल 1.2 में दिखाई गई है। नंबर 1 है स्टार्ट, और स्टार्ट में क्या लिखा जाता है, ये किसी एल्गोरिथम के इब्तदाई नुक्ता को ज़ाहिर करती है। हर एल्गोरिथम का एक इब्तदाई नुक्ता होता है। इनपुट, ये अलामत किसी पोस्ट से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसकी बाद में कंप्यूटर की मेमोरी में इसको महफूज कर लिया जाता है। नंबर 3 पे सेट है, ये किसी भी मवाद को नाम देने के लिए इस्तेमाल होती है, किसी को भी आप वेरिएबल की कीमत तब्दील करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 इफ एल्स जो होता है आपका, इसका इस्तेमाल किसी कंडीशन के जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर कंडीशन आपकी ए जो है वो लेस देन बी के बराबर होती है या ग्रेटर देन बी है, ये आपका लेस देन बी है, और इस तरह ये हो सकती है। अगर ये दुरुस्त हो तो ऊपर वाला हिस्सा चलेगा, और अगर कंडीशन गलत हो तो एल्स वाला हिस्सा चलेगा। मसलन अगर a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 7 है, तो जो है ना सेट c टू b और एल्स यानी कि c टेन टू c a लेस देन 5 एल्स को लिखना जरूरी है। ये नीचे यानी कि इस किस्म की आपका बाइनरी सिस्टम बन जाता है। तो इस तरह इफ और एल्स का आपने अभी आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं एज ए 9th और 10th के स्टूडेंट, जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चले जाएंगे, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप इन तमाम चीज़ों की समझ आ जाएगी कि किस तरह लैंग्वेज में ये जो आपका इस सिस्टम है इसको लिखा जाता है। इफ एल्स और एल्स की मदद से आप इसको सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन वगैरह की लैंग्वेज का नाम भी आजकल चल रहा है। तो तब आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आएगी। यहाँ पे आपने सिर्फ इन तमाम चीज़ों को मेमोराइज करना है। नेक्स्ट है गो टू, इसका इस्तेमाल कंट्रोल को प्रोग्राम के हिस्से से दूसरे हिस्से में मुंतकिल करने के लिए किया जाता है। ये आमतौर पर लूप की जगह मुतबादला के तौर पर इस्तेमाल होती है। आउटपुट, और इसको हम डिस्प्ले के तौर पर देखते हैं कि ये जो इकदाम हमने किए हैं वो ठीक है या नहीं है। स्टॉप, और ये एक ऐसा एल्गोरिथम के इब्तदाई नुक्ता को यानी कि टर्मिनेशन पॉइंट को इसमें ज़ाहिर करता है स्टॉप का। तो ये आपके सामने एल्गोरिथम में इस्तेमाल होने वाली अलामात हैं। ये सारे का सारा जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग की जाती है, तो इसके थ्रू हम इन तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गोरिथम, ये कुछ मिसालें दी गई हैं। टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 डिगे नंबर, तो आपने इसको क्या करना है कि 5 नंबरों को जमा करें, ज़रब दें और औसत मालूम करें। ये आपके एग्जाम स्टेप 1 पे आपने स्टार्ट, स्टेप 2 पे इनपुट नंबर यानी कि n जो है 0 1 2 3 4, और स्टेप 3 पे आपने जो सम है 0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस 3 यानी कि सम आपने लिखना है, और इसके साथ आपने 1 2 3 4 5 इस तरह लिख देना है। तो सेट प्रोडक्ट को आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आपको आपका जो है एवरेज निकालने के लिए है। तो इसको आपने सेट 5 पे आपने इसको तकसीम कर देना है। तो आउटपुट जो आपकी होगी वो आपकी एवरेज होगी, सम होगा, प्रोडक्ट होगा और एवरेज होगी। एट द एंड ये आपका प्रोसेस आपका यानी कि कंप्लीट हो जाएगा, ये इख्तिताम हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका फार्मूला यूज होगा, ये आपका बाइनरी सिस्टम होगा, और ये एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम इस तरह आपका प्रोग्राम का आपका लिखा जाता है, जिसके नतीजे में आप एक कंप्यूटर की शक्ल में, एक मॉनिटर की शक्ल में एक एल्गोरिथम पेश किए, तमाम की तमाम चीज़ें आपके सामने होती हैं। इस एल्गोरिथम में आपका शो 1 में जो आपको दिखाया गया है
वो एल्गोरिथम का आगाज है। मरहला नंबर 2 पे आपसे ये मरहला नंबर 2 से मालूम होता है कि सारा 5 अददी कीमतें फराहम करना चाहता है और वो इसे कंप्यूटर मेमोरी में N0, N1, N2, N3 और N4 के नामों से महफूज कर लेता है। मरहला नंबर 3 इनपुट कीमतों का खुलासा अज़हार करता है और जमा जो सम के नाम से कंप्यूटर मेमोरी में नताइज आपका अज़हार करना होता है। मरहला नंबर 4 आपका जो नंबरों के ज़रब के हिसाब के इस्तेमाल किया जाता है और इसका नतीजा आपको प्रोडक्ट के नाम से महफूज करना होता है, यानी कि उसको एक नाम दिया जाता है। नंबर 5 आपका जो होता है वो 5 नंबरों का हिसाब करने के लिए फार्मूला लगा दिया जाता है और इसको एवरेज के नाम से महफूज कर लिया जाता है। मरहला नंबर 6 जो है बेतरतीब मरहला नंबर 3, 4, 5 और नताइज दिखाता है। मरहला नंबर 7 जो है एल्गोरिथम के इख्तितामिया को ज़ाहिर करता है, यानी कि ऊपर जो आप हमने तरतीब आपके सामने डिस्कस की है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये उनको एक्सप्लेन किया गया है इस पैराग्राफ में। तो इस तरह आपके कंप्यूटर का जो एल्गोरिथम है वो राइट डाउन करके तरतीब वाइज फ्लो चार्ट की शक्ल में दिखाया जाता है। एक एक्टिविटी है, इसको आपने इटसेल्फ आपने ट्राई करनी है और अपने नॉलेज को एनहेंस करना है। नेक्स्ट है आपने किसी हरकत करते हुए जिस्म का एक्सेलरेशन मालूम करना है जब इसकी मास और यानी कि कमियत और इसका इस्तेमाल होने वाली जो फोर्स दी गई हो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 ऑलरेडी गिवन है और ये तमाम के तमाम सेट एक्सेलरेशन, फोर्स, मास, आउटपुट एक्सेलरेशन एंड आपके सामने दिया गया है। और ये एक ही कीमत जो है वो आपका मास वाली चीज पर ज्यादा कुव्वत लगाई जाए तो ज्यादा स्ट्रा पैदा होगा, यानी कि आपने कुव्वत लगानी है तो आपका फासला भी उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा देंगे तो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो इसको हम देखते हैं कि मजीद किस तरह देखा जा सकता है इसकी एक्सेलरेशन की मदद से। तो ये आपके सामने आपको आउटपुट वॉल्यूम तक आउटपुट एक्सेलरेशन आपके सामने दिखाई गई है। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है। आपने थोड़ी सी कुव्वत लगाई तो उतना ही आपके सामने आपके एक्सेलरेशन पैदा हुआ, यानी कि उसकी मास इंक्रीज एक्सेलरेशन में इजाफा हुआ। टू फाइंड द वॉल्यूम, यानी कि आपने अभी वॉल्यूम का मालूम करना है और वॉल्यूम को किस तरह मालूम करना है आइए देखते हैं। यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब मरहला 1 पे आपने स्टार्ट करना है, इनपुट साइड आपने लेनी है और नंबर 2 पे आपने इनपुट साइड लेनी है। सेट वॉल्यूम टू साइड मल्टीप्लाई करना है साइड के साथ और साइड के साथ आउटपुट वॉल्यूम है और आपका एंड यहाँ पे होगा। और इस तरह आपने वॉल्यूम और क्यूब का जो है यानी कि मुकाब का हुजम और वॉल्यूम मालूम करने के लिए ये आपका फ्लो चार्ट इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट आपका है यानी कि आपने पैरालॉगरिथम आपने मालूम करना है, किसी का मुतवाज़िद अज़ा मालूम करना है तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, कौन सा फ्लो चार्ट यूज़ होगा, ये आपके सामने दिए। स्टार्ट है, इनपुट नंबर्स है, बेस है, टू सी उसको हाइट के साथ आउटपुट एरिया, ये आपका एंड है, ये आपका एल्गोरिथम है किसका लिए, पैरालॉगरिथम मालूम करने के लिए। ये आपका नंबर 4 है। नंबर 5 पे आपका है स्टूडेंट्स दिए गए नंबरों में से बड़ा नंबर को मालूम टू डिस्प्ले द लार्जर नंबर आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स। आपने बड़ा नंबर मालूम करना है तो स्टार्ट 1 पे ये है इनपुट आपके 1 2 या 0 1 2 यहाँ पे दिए गए हैं। सेट लार्ज टू नंबर 1 0 है, यानी कि आपने पहले आपने बड़ा नंबर जो है ना वो आपने ज़ाहिर करना होता है। इसके स्टेप 4 में आपने इफ M1 लार्ज सेट लार्ज टू n से है और इस तरह आपने 2 से ज़ाहिर करना है। आउटपुट आपका ये आपका होगा, एंड आपका ये होगा। तो इस एल्गोरिथम में आपने मरहला नंबर 1 एल्गोरिथम के आगाज की निशानदही करना होता है। मरहला नंबर 2 में आपने पोजर से मुतालबा करता है कि वो 3 गुना इन नंबर्स में इनपुट दे के जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में बेतरतीब नंबर 1 2 और के नामों से महफूज हो जाते हैं, यानी कि इसमें महफूज हो जाते हैं। और ये एल्गोरिथम शुरू में ये फर्ज करता है कि सबसे बड़ी कदर जो है 0n है और इसका दूसरी इक़्तिदा से मुबाज़रा करना मरहला नंबर 3 में ज़ाहिर किया जाता है। ये मरहला नंबर 3 में इसका ज़ाहिर करता है और इसके साथ साथ जो 0n में महफूज शुदा वो लार्ज नंबर के वेरिएबल में महफूज कर दिया जाता है, यानी कि लार्ज नंबर में इसको जब महफूज कर दिया जाता है तो मरहला नंबर 4 में लार्ज का मुबादला n से किया जाता है। और ये इसमें नीचे भी इन्हीं तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। और इसके साथ साथ नंबर 4 में लार्ज का मुबादला n से जब किया जाता है तो अगर n की कीमत लार्ज की कीमत से बड़ी है तो लार्ज में n की कीमत रख ली जाती है। अगर n की कीमत लार्ज से कम हो तो मरहला नंबर 4 की कीमत पर असरअंदाज नहीं होता। इसी तरह मरहला नंबर 5 में कीमत में तब्दील कर सकता है। अगर n2 की कीमत लार्ज की कीमत से बड़ी हो तो मरहला नंबर 6 में लार्ज को आउटपुट में दिखाया जा सकता है। तो इस तरह इसको पूरे का पूरा ये नीचे एक्सप्लेन किया गया है।
तो ये नंबर 5 है जिसमें हमने ये देखा कि आपने दिए गए नंबरों में से बड़ा नंबर किस तरह मालूम करना चाहता है। तो ये आपका एल्गोरिथम यहाँ पे राउट इन किया गया और एल्गोरिथम को ये नीचे डिफाइन किया गया है स्टेप बाय स्टेप। आप इसको खुद भी देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। मैंने आपको इसी स्टेप को स्टेप बाय स्टेप पढ़ के दिखा दिया। नंबर 6 पे आपको है वो आपने क्या करना है, किसी सब्जेक्ट बेस पे हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर मजमून को ग्रेड देना है। यानी कि ये सारे के सारे वो एल्गोरिथम है बाइनरी सिस्टम में या न्यूमेरिकल सिस्टम में लिखे हुए हैं जो हम ऊपर यानी कि पीछे हम फ्लो चार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। ये उन्हीं का सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया। नंबर 1 पे स्टार्ट है मरहले का आगाज, नंबर 2 सार्फ से हल करदा और टोटल नंबर इनपुट के तौर पर आपने लिखने हैं। नंबर 3 पे आपने नंबरों का फीसद यानी कि आपने हासिल करदा नंबर टोटल नंबर फार्मूला इस्तेमाल करते हुए शुमार करना है। नंबर 4 पे आपका जो अगर औसत 80 से ज्यादा है तो ग्रेड ए प्लस रखना है। अगर यानी कि 80 से ज्यादा ए प्लस है, 70 से है तो ए से लिखना है, 60 है बी को देना है, 50 को है सी से देना है, 40 को डी से देना है। ये आपने सेट करना है आपका एल्गोरिथम नंबरों को हासिल करने के लिए सब्जेक्ट पे मजमून को। अगर परसेंटेज ई है तो 30 देंगे, तो एल्स है तो सेट यानी कि आपने इसको ग्रेड एफ को महफूज करना है। और मतलब नंबर 5 में ग्रेड को स्क्रीन पर दिखाया जाता है और नंबर 6 में आपको जो इख्तितामी उसका लिखा जाता है। तो इस तरह इस एल्गोरिथम की मदद के आपने किसी मजमून में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर इस मजमून को ग्रेडिंग देनी है। और ये फ्लो चार्ट हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, जितने भी हम 6-7 फ्लो चार्ट पढ़ चुके हैं उन्हीं को ये आपके एल्गोरिथम का राइट डाउन लिख के दिखाया जाए, यानी कि ये उसी का एक हिस्सा है जिसको लिखा जाता है। नेक्स्ट आपने इंटरेस्ट को मालूम करना है, किसी भी अमाउंट का आपने इंटरेस्ट मालूम करना है तो वो उसमें क्या चीजें हो सकती हैं आइए इसमें देखते हैं कि आगाज आपने कर लेना है और स्टार्ट में आपने रकम रेट सार्फ से इनपुट के तौर पर लेनी है। तो इस तरह इनको जाहिर करना है। नंबर 3 पे आपने इंटरेस्ट को यानी कि साल के साथ, रेट के साथ और 100 के साथ और सालों के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है ये फार्मूला की मदद से। जब आपने राइट डाउन करना है एज ए मतलब डेवलपर तो आपने आउटपुट नंबर 4 पे आपके इसका आ जाएगा और नंबर 5 पे आपका इसका इख्तिताम हो जाएगा। नंबर 8 पे आपने क्या करना है, दर्जा हरारत को सीलियस से फारेनहाइट स्केल में और फारेनहाइट को सीलियस में तब्दील करना है। ये हम ऊपर एल्गोरिथम ये भी हम पढ़ सकते हैं। पहले मरहले में आपने स्टार्ट करना है, नंबर 2 पे आपने इनपुट देनी है सीलियस की, नंबर 3 पे आपने जो फारेनहाइट स्केल का जो फार्मूला है वो आपने ये वाला आपने सेट करना है। आउटपुट आपके नंबर 4 पे आ जाएगी, इनपुट फारेनहाइट आ जाएगी नंबर 5 पे, सेट आपने फारेनहाइट मल्टीप्लाई कर देनी है आपने पूरे फार्मूले के साथ और आउटपुट सीरीज नंबर 7 पे और एट द एंड आपका हो जाएगा। तो ये आपका एल्गोरिथम है कि आपने फारेनहाइट टेम्परेचर को किस तरह आपने मालूम करना होता है। नंबर 5 में आपका सॉरी नंबर 9 पे आपका जो है वो आपका नंबर एन से नंबर एन जो है 1 से नंबर एन 2 के दरमियान जो ताक अदद मालूम करना है, यानी कि 1 से 2 में जो आपने ताक अदद मालूम करना है और उसका किस तरह मालूम किया जा सकता है। इसमें स्टार्ट लेंगे, इनपुट नंबर्स है n1 और n2 और n1 जो है वो आपका लेस देन इज इक्वल टू n2 से है और इफ n1 मोड 2 इक्वल 0 हो जाएगा तो आउटपुट आपका n आ जाएगा। तो इस तरह सेट n2 n1 होगा और गो टू आपने स्टेप 3 पे जाना है और इस तरह इस सिंबल के साथ एंड पे चला जाता है। तो इस तरह इनके तमाम के तमाम जो आपने फ्लो चार्ट ऊपर 9 स्टेप किस्म के हमने देखे थे वो हमने इनके एल्गोरिथम को इस तरह राइट डाउन करना है। और ये जो एल्गोरिथम कहलाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये स्टेप हमने देखे हैं, ये आपके बाइनरी सिस्टम है, यानी कि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। और जब इसको राइट डाउन किया जाता है इस सिस्टम को, जैसा कि हमने शक्ल में पीछे भी देखा था, तो इसी को हम फाइनलाइज करते हैं एल्गोरिथम कंप्यूटर का और ये हमको एक मॉनिटर में आउटपुट डिस्प्ले की शक्ल में तमाम की तमाम चीजें हमें फराहम कर रहा होता है। तो एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम में क्या होता है जब आप किसी भी कारगुजारी करते हैं, इसकी तैयारी करती हैं। तो आइए देखते हैं। दे कैन बी मोर देन वन एल्गोरिथम टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम्स। एक मसले को हल करने के लिए एक से ज्यादा एल्गोरिथम हो सकते हैं। इसमें कौन सा विच वन इज बेहतर हो सकता है इसका एल्गोरिथम की कारगुजारी पर, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ अवेलेबल सॉल्यूशंस ऑफ एल्गोरिथम में हो सकती है। यानी कि आप एल्गोरिथम की कारगुजारी पर होता है। किसी भी एल्गोरिथम की कारगुजारी दो बुनियादी यानी कि बेसिक ऑफ टू मेथड्स, दो बुनियादी चीज़ों पर जांची जा सकती है। नंबर 1 नंबर ऑफ स्टेप्स जो होते हैं नंबर 1 में है कि आप अगर एक एल्गोरिथम कम राहले में दुरुस्त नतीजा दिखा देता है तो इसको ज़्यादा बेहतर और मुअस्सर समझा जा सकता है। नंबर 2 पे आपकी
कंप्यूटर की जो स्पेस यूज्ड मेमोरी का इस्तेमाल है, एल्गोरिथम इस्तेमाल होने वाले मवाद को कंप्यूटर की मेमोरी महफूज करते हैं। एल्गोरिथम जो कम जगह या मेमोरी इस्तेमाल करे, अच्छा एल्गोरिथम समझा जाता है। बनिस्बत उस एल्गोरिथम के जो ज़्यादा मेमोरी इस्तेमाल करे, ये भी मुमकिन है कि एक एल्गोरिथम कम मेमोरी इस्तेमाल करने और ज़्यादा मराहल में एक मसला हल करे, जबकि दूसरा जो एल्गोरिथम है इसी मसले को कम मराहल में मगर ज़्यादा मेमोरी में इस्तेमाल करते हुए हल करे। तो इस मरहले पर हमें मेमोरी या मराहल में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ता है, जो कि हालात की मुनासबत पर इन्हिसार होता है। तो इसको हम यूं भी ले सकते हैं मिसाल के तौर पर कि हम दो एल्गोरिथम लेते हैं जो एक ही मसले को हल करते हैं। एक एल्गोरिथम एन कहलाता हो सकता है, एक एल्गोरिथम एग्जाम्पल ये नीचे दी गई है, एक एल्गोरिथम जो है वो आपका एन हो सकता है और एक एल्गोरिथम एन मराहल में मसले का हल देता है, जो कि दूसरा जो एन है वो आपके एन टू मराहल में इसी मसले को हल करता है। इन दोनों में से पहले वाले एल्गोरिथम को बेहतर सबर किया जाता है। एग्जाम्पल है वो नीड टू कंप्लीट द फॉलोइंग, और यहाँ पे एक से जो है वो 99 तक जो आदाद दिए हुए हैं, इस मसले को कैसे हल किया जाए, इससे एल्गोरिथम ये भी कि एल्गोरिथम समझे हाउ वी कैन फाइंड इट्स आंसर, इसका जवाब कहाँ से हासिल कर सकते हैं। सो डिफरेंट माइंड्स यानी कि मुख्तलिफ जहनों में इस मसले को मुख्तलिफ हल आ सकते हैं। वन सोल्यूशन इज द स्टार्ट एडिंग नंबर, एक हल इसका ये हो सकता है कि शुरू से आखिर तक नंबर को जमा करते जाएं, और दूसरा हल ये भी हो सकता है कि आप जोड़े बनाएं, जैसा कि यहाँ पे 199 299 तो इस तरह के जोड़ों 51 तक इस तरह बनाए जा सकते हैं, जबकि एक जोड़ा जमा होकर 100 बनाता है। हम जोड़ों की तादाद गिन लेते हैं, इसको 100 से ज़रब देते हैं, तो हासिल ज़रब जवाब में आप 50 जमा करके इसका जवाब मालूम कर सकते हैं। इसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे शो की गई है। इसका जो दूसरा हल है, अनदर सोल्यूशन इज फार्मूला, जो है n है, इसको n+1 ब्रैकेट में इसको दिया गया है। आप इसको जहाँ पे जो n है वो आखिरी नंबर है। मसलन इस मसले का हल हम यूं भी लिख सकते हैं 99 जमा 1 और इज इक्वल मतलब डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह इस फार्मूले को इस मदद से भी, यानी कि ये वाला एक तरीकाकार ये है और दूसरा तरीकाकार ये है, इससे भी आप हल कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। और ऊपर की ये मिसाल दिस द एग्जांपल शोज डिफरेंट अप्रोचेस, मुख्तलिफ किस्म के मसले को हल करने के लिए एक से ज़्यादा तरीके मिलते हैं। इन्हीं एल्गोरिथम को हम कंप्यूटर में चलाते हैं, तो ये मुख्तलिफ मराहल मुख्तलिफ तादाद में मेमोरी इस्तेमाल करता है। यानी कि यही जो तरीकाकार है आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। ये जो न्यूमेरिकल है इसको बाइनरी सिस्टम कहा जाता है, और इन्हीं फार्मूला 1 और फार्मूला 2 इन्हीं तरीकों को हम कंप्यूटर के सिस्टम में प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो इसी बेसिस पे कंप्यूटर आपका रन कर होता है। डू यू नो, आप जानते हैं, ये भी आपकी लर्निंग के लिए है, इसको आप रीड आउट कीजिए। एक्टिविटी 9 है और ये भी एक एल्गोरिथम आपको बना के दिया गया है ओड नंबर्स का, तो आपने इसको भी मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, यानी कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंशिएशन होता है। फ्लो चार्ट और इसमें एल्गोरिथम में क्या है, आइए देखते हैं। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के दरमियान सिर्फ एक कहानी और एक फिल्म के दरमियान फ़र्क की तरह है, यानी कि दोनों के दरमियान एक कहानी और एक मूवी की तरह है, एक स्टोरी और एक मूवी की तरह के। एज वी स्टडी दैट ए फ्लो चार्ट, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो फ्लो चार्ट है इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस टू सॉल्व। इसको हम ग्राफिक तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए सॉल्व मार करता है। बट एन एल्गोरिथम राइट द सैंपल सेम स्टेप्स इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, और जो एल्गोरिथम है यानी कि आप जो फ्लो चार्ट है इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर प्रॉब्लम को हल करते हैं। जो एल्गोरिथम है वो ह्यूमन लैंग्वेज यानी कि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेज के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट क्या है कि इजी टू ड्रा, इसको आसानी से ड्रा किया जा सकता है, इसको आसानी से समझ कर प्रॉब्लम को इस्तेमाल किया जा सकता है। इजी टू आइडेंटिफाई, आसानी के साथ जो प्रॉब्लम है जो एरर है उसको निकाला जा सकता है। और इजी टू ऑब्जर्व फ्लो चार्ट फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरे, एक मरहले से दूसरे मरहले तक फ्लो या बहाव का मुशाहदा आसानी से किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, इसके नुकसान क्या है, फ्लो चार्ट बनाने के ज्यादा वक्त दरकार होता है, यानी कि ज्यादा टाइम होता है, और इसको हर मरतबा फ्लो चार्ट में तरमीम आसान नहीं होती, यानी कि हर मरतबा इसको आसानी से इसकी मॉडिफिकेशन नहीं की जा सकती, इसको आसानी से इसकी एडिटिंग नहीं की जा सकती। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरी लैंग्वेज प्रॉब्लम। और ये फ्लो चार्ट है, इसमें सबसे बड़ा मसला ये भी है कि इसमें हर किस्म की लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं
किया जा सकता है। एल्गोरिथम के फ़वाइद क्या हैं? आसानी से लिखा जा सकता है और एल्गोरिथम लिखने की तकनीक समझना आसान होता है। टू सॉल्व ए लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम आर हेल्पफुल। बड़े मसले को हल करने के लिए एल्गोरिथम मददगार होता है। ये एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है एल्गोरिथम के? आइए इसमें क्या होते हैं, यानी कि ऊपर हमने फ्लो चार्ट के फायदे और नुकसान देखे, यहाँ पे एल्गोरिथम को देख लिया। दोनों के तरीकों को हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और मौजूदा एल्गोरिथम में हर बार तरमीम आसान नहीं होती। नंबर 2 पे एक मरहल से दूसरे मरहल तक का फ्लो बहाव देखना आसान नहीं होता। नंबर 3 पे आपका अगर गो टू स्टेटमेंट का जो आ जाए, यानी कि तो उसका इस्तेमाल किया गया हो तो गलत इसमें जो अगलात है, यानी कि जो आपके मिस्टेक्स हैं उसको आइडेंटिफाई, उसके एरर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आइडेंटिफाई है एल्गोरिथम के नुकसानात में है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट डाटा, कि आपने टेस्ट डाटा को किस तरह सॉल्व करना था। एक मसले को आफ्टर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, हल करने के बाद जो इसको टेस्ट किया जाता है कि एक हल दुरुस्त है या नहीं, और इस टेस्ट के लिए हमें टेस्ट डाटा की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर आप तीनों नंबरों में से जो बड़ा नंबर मालूम करने के एल्गोरिथम को टेस्ट करना चाहते हैं तो हमको 3 इकदार की ज़रूरत होगी। ये इकदार मुस्बत, मनफी या सिफर भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है, ये जो आपको एक दिया गया है, आपने n इज इक्वल टू 5n, तो ये 111 तक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 70 मुख्तलिफ किस्म की सैंपल दी गया है। सो इसमें क्या हो जाता है, इसलिए टेस्टर का सोचने के लिए हमें टेस्ट डाटा का सोचना पड़ता है। जिनके किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए आप टेस्ट डाटा होता है तो उनको इस शक्ल में, इन एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं। देन आप जो टेस्ट है प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसकी उस डाटा को टेस्ट किया जा सकता है कि वो आपके लिए बेहतर मसला दे सकता है, आपका हल ठीक तरीके से कर सकता है, आपका जो रिजॉल्विंग सिचुएशन दी गई है प्रॉब्लम की वो अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसको इस तरीके से शो किया जाता है। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी 10 है, इसको भी आपने खुद पढ़ना है और अपने नॉलेज को इनहेंस करना है। टेस्टिंग की जो इम्पोर्टेंस है, यानी कि जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, किसी भी आपने एल्गोरिथम में, खा फ्लो चार्ट में, खा कोई डाटा कंक्लूड कर रहे हैं, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, आप कोई लेबोरेटरी टेस्ट कर रहे हैं, खा वो आप किसी भी प्रॉब्लम्स का टेस्ट आप SPSS मुख्तलिफ किस्म के इसके जो है ना एल्गोरिथम होते हैं सॉफ्टवेयर्स में, उनके थ्रू भी आप टेस्ट करते हैं, तो उनकी अहमियत कैसी होती है, हमने ये जहाँ पे इसको देखना है। अहमियत के बारे में क्या है, किसी भी मसले के हल के दौरान, जिनके टेस्ट इज एसेंशियल टू पॉइंट द डिफेक्ट्स एंड एरर्स, हल के दौरान गलतियां मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हल बेहतर तरीके से बन सकता है। अगर एक शख्स को किसी मसले का हल बनाना है और दूसरे शख्स इस हल को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है तो इसका इन्हिसार इसी हल की दुरुस्तगी पर होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी के माली इंतजामात के लिए कोई हल लिखते हैं और बैंक इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, अगर अब इस हाल में कोई गलती निकला है तो यकीनन माली नुकसान होगा, इसलिए टेस्टिंग एक ज़रूरी मसला है। सो टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर ए सॉल्यूशन। तो इसको हम देखते हैं, ए कार इज डिलीवर्ड टू कस्टमर आफ्टर टेस्टिंग। एक जो कार है कस्टमर को देने से पहले कार को अच्छी तरह से टेस्ट किया जाता है। मार्केट में नई कार लॉन्च करने से पहले उसको रोबोट ड्राइव की मदद से टेस्ट किया जाता है, जो इसको दीवार से टकराता है ताकि ये पता किया जा सके इसके जो एयरिंग मतलब सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, यानी कि इसकी जो फंक्शनैलिटी है इसके अच्छे तरीके से काम कर रही है या नहीं। इससे डिज़ाइंस को ऐसे ज़्यादा महफूज बनाने और हादसे के नतीजे में होने वाले नुकसान को कम से कम करने के लिए तरकीब भी मिलती हैं। इस तरह टेस्टिंग क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है। यानी कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसका टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, और कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका तो डेफिनेटली वैसे भी ज़्यादा होता है। टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा, यानी कि टेस्ट डाटा की जो अकसाम हैं उसको किस तरह देखा जा सकता है। किसी भी हल की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल और मतवाज़ी टेस्ट बहुत अहमियत का हामिल होता है। हर हल को मुख्तलिफ अकसाम के टेस्ट डाटा की ज़रूरत होती है। मंदरजा ज़ैल टेस्ट डाटा की कुछ अकसाम बयान की गई है। वैलिड टेस्ट डाटा, और इसमें क्या होता है, ये टेस्ट डाटा इस तरह की इनपुट पर मुश्तमिल होता है जो एक एल्गोरिथम के तकाज़े के ना मुताबिक, अगर एक एल्गोरिथम 1 से लेकर 100 तक इकदार लेता है तो 1 से 100 तक इकदार ही दुरुस्त टेस्ट डाटा में आएंगी। इनवैलिड टेस्ट डाटा क्या होता है, ये टेस्ट एल्गोरिथम के तकाज़ों से हम आगे नहीं रहता। ये इसलिए भी ज़रूरी देखा जाएगा कि एल्गोरिथम गलत इनपुट के लिए क्या रवैया अपनाता है और इन
साफ दुरुस्त इनपुट देने के लिए क्या पैगाम देता है। ये इनवैलिड टेस्ट डाटा की फंक्शनैलिटी यहाँ पे आपको बताई जा रही है। नेक्स्ट आपका बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज, इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। बाउंड्री टेस्ट डाटा में, इस टेस्ट में डाटा में एक हल को इंतहाई इकदार के लिए टेस्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट जानने के लिए हम जीरो कदर इनपुट दे सकते हैं या बहुत बड़ी कदर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो डाटा का मतलब रॉन्ग डाटा फॉर्मेट जो होता है उसमें ये बहुत दानिशमंद अमल है, बहुत ही वाइज एंड चेक अमल है सिस्टमेटिकली तौर पर कि एल्गोरिथम को गलत नमूने के लिए टेस्ट किया जाए। मिसाल के तौर पर जहां नंबर इनपुट की जरूरत हो वहां अंग्रेजी हरूफ तहजी दे दिए जाएंगे। अब्सेंट डाटा ये भी एक जरूरी अमल है कि एल्गोरिथम को उसकी जरूरत से कम इनपुट देकर टेस्ट किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर एक एल्गोरिथम सार्फ से इसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मांगता है तो ये सार्फ डाटा इनपुट करने के लिए काबिल नहीं होता, ये जानना भी जरूरी है ताकि देखा जाए कि एल्गोरिथम ऐसी सूरत हाल में कैसा रवैया रखता है। तो इस तरह से इन टेस्ट डाटा की जो अकसाम को इस्तेमाल करते हुए रिलायबिलिटी को टेस्ट किया जा सकता है डाटा की। नेक्स्ट आपका वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन क्या होती है। वेरिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं। ये वेरिफिकेशन से मुराद इस बात की तस्दीक करना होता है कि इस मसले के हल के लिए जिसको हल की ज़रूरत थी, मिसाल के तौर पर अगर एक रकम पर कंपाउंड इंटरेस्ट जानना चाहते हैं तो ये सादा इंटरेस्ट ना हो बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही हो, ये आपकी वेरिफिकेशन कहलाएगी। वैलिडेशन वो होगी, वैलिडेशन से मुराद इस बात की तस्दीक करना होता है कि आया हल दुरुस्त भी है कि नहीं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी रकम पर कंपाउंड इंटरेस्ट जानने के लिए कहा गया है तो वो रकम खुद आपके हल ने बताई है, आया वही दुरुस्त है, उनकी तस्दीक वैलिडेशन से की जा सकती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दी गई है, इसको हम देखते हैं। फर्ज करें आपको कहा गया कि एक ऐसा एल्गोरिथम लिखें जो नंबर्स की लिस्ट इनपुट के तौर पर ले और इस लिस्ट को तरतीब सऊदी में देखा जाए, यानी कि आपने इसको तरतीब सऊदी में देखना है। अगर आप अपना एल्गोरिथम को अपने उस्ताद को जमा करवाते हैं तो आपका एल्गोरिथम को नंबर्स की एक लिस्ट देता है। अगर आपका एल्गोरिथम नंबर्स की लिस्ट दिखा देता है तो ये वेरीफाइड एल्गोरिथम कहलाता है। अगर आप एल्गोरिथम की तस्दीक वेरिफिकेशन हो जाए तो आपका उस्ताद दूसरे स्टेप कदम की तरफ जाएगा जो लिस्ट आपके एल्गोरिथम ने दिखाई है कि नहीं है। तो इस तरह इनकी जो सऊदी तरतीब है वो भी इस लिस्ट में तरतीब दे के एक गायब नहीं है, तो एल्गोरिथम वैलिडेट भी हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप एक पिज़्ज़ा की दुकान पर जाते हैं तो चिकन और पिज़्ज़ा के लिए ऑर्डर देते हैं तो आप उसे बताते हैं कि पिज़्ज़ा ज़्यादा मसालेदार ना हो, आप ये भी तवक्को करते हैं कि इसका जायका अच्छा हो। जब पिज़्ज़ा आपको मिल जाए तो आप मुशाहदा कर सकते हैं कि पिज़्ज़ा चिकन पिज़्ज़ा ही है, ये वेरीफिकेशन कहलाता है। और जब आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो आप ये चेक करते हैं कि ये कम मसालेदार है या नहीं, इसका जायका अच्छा है या नहीं, ये आपकी वैलिडेशन कहलाता है। ये एग्जांपल के साथ हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की आपको एग्जांपल से आपको बता चुके हैं। इसको हम ऑलरेडी एल्गोरिथम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको भी हमने इसको पहले डिस्कस किया, दूसरी एग्जांपल को बाद में, यानी कि एग्जांपल 2 को पहले दे चुके हैं। तो नेक्स्ट आपका आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, कि आपने जो गलती है उसकी निशानदही और उसकी दुरुस्तगी को किस तरह करना है। इसमें क्या होता है कि अगर एक एल्गोरिथम वेरिफिकेशन के दौरान फेल हो जाए तो इसके फेल होने के पीछे अनासर का पता लगाना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें दुरुस्त किया जा सके। बाज़ औक़ात गलती लॉजिकल होती है जिसका मतलब ये हुआ कि आपका एल्गोरिथम काम कर रहा है मगर मतलूबा नतायज नहीं दे रहा है। मिसाल के तौर पर हमें स्कूल की वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ियों का इंतखाब करने के लिए ऐसे तलबा की जरूरत है जिनका कद 144 सेंटीमीटर से 164 सेंटीमीटर के दरमियान हो। इस सिलसिले के लिए मंदरजा झैल एल्गोरिथम लिखा जा सकता है। नंबर 1 पे स्टार्टिंग है, नंबर 2 पे आपने काउंट को 0 के बराबर रखना है, नंबर 3 पे आपने जो ऑल हाइट है यानी कि 154 से 143 तक उसको बराबर आपने लिखना है। और फिर इसके नंबर 4 पे आपने ऑल हाइट जब मौजूद यानी कि हर हाइट के लिए जो चीज़ें मौजूद हों वो आपने लिखनी है। नंबर 5 पे आपने लिखना है अगर हाइट बड़ी हो तो 144 से छोटी या बराबर हो तो 164 के काउंट में एक जमा कर देंगे। नंबर 6 पे आपने काउंट को स्क्रीन ज़ाहिर करना है। नंबर 7 पे आपने स्टॉप कर लगाना है। तो ऊपर लिखा गया इस एल्गोरिथम को हम यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये ऊपर लिखा गया एल्गोरिथम काम करता मगर सारे तलबा का शुमार नहीं करता, मगर मरहला नंबर 5 पर जानबूझकर एज गलती रखी गई है। यहाँ जो आपका जो ग्रेटर देन है
वो आपकी अलामत का इस्तेमाल किया गया, जबकि यहाँ पर आपने ग्रेटर देन इज इक्वल टू का इस्तेमाल करना था और ये वाली को इस्तेमाल होनी चाहिए थी। इसलिए ऐसा तालिब इल्म जिसकी कामत 144 सेंटीमीटर होगी नहीं गिना जाएगा, चूंकि दुरुस्त नहीं है। ये एक लॉजिकल गलती है। इस किस्म की गलती सिर्फ ट्रेस टेबल के इस्तेमाल से मतलब ट्रेस टेबल के इस्तेमाल से ही पकड़ी जा सकती है। तो इस तरह आप किसी भी आइडेंटिफाई मतलब एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी करेक्शन कर सकते हैं जब भी आपने एल्गोरिथम को लिखना होता है। तो इसको ट्रेस टेबल से किस तरह देखा जा सकता है, मजीद इसमें देखते हैं कि ट्रेस टेबल होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जो कि एल्गोरिथम को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी अमल यकीन दहानी की जा सके कि एल्गोरिथम में कोई गलती लॉजिकल है कि नहीं है। आमतौर पर इस टेबल में एक से ज़्यादा कतारें और एक से ज़्यादा कॉलम होता है, जहां पर हर कॉलम डाटा का नाम ज़ाहिर करता है और हर कतार डाटा की कीमत ज़ाहिर करती है। टेबल 1.3 सेक्शन 1.6 में दी गई एल्गोरिथम के लिए बनाया गया है। खाली खाने से मुराद है कि कोई तब्दीली नहीं है और ये मुराद है कि वैल्यू का कोई तल्लुक नहीं है। मंदरजा ज़ैल टेबल में पहले मरहले में डाटा हर कोई नहीं होता। मरहला नंबर 2 में काउंट को 0 वैल्यू में दिया गया है और हर मरहला नंबर 3 में ऑल हाइट का वेरिएबल मुतारफ करवाया गया है। मरहला नंबर 4 में काउंट और ऑल हाइट वेरिएबल पर असरअंदाज नहीं हो रहा, मगर हाइट के वेरिएबल में 154 महफूज कर दिया जाता है। और इसमें क्या होगा कि इसी तरह मरहला नंबर 5 में इसका मुवाजना किया जाता है और काउंट की कीमत में एक इजाफा कर दिया जाता है। अगर तो वैल्यू मगर रात में है तो मरहला नंबर 4 और 5 को बार बार दोहरा दिया जाता है, जैसा कि टेबल 1.3 में आपको दिखाया गया है। तो ये आपका ट्रेस टेबल है जिसकी मदद से आप जो आपकी मिस्टेक है, आपका जो एरर है, उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और इसी तरह आपने जो है ना वो इसको आपने एडिट करना होता है और इसकी करेक्शन करनी होती है। ये आपका ट्रेस टेबल कहलाता है। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं जब आप एल्गोरिथम को राइट डाउन कर रहे होते हैं किसी भी। यहाँ पे 9 और 10 की आपके सब्जेक्ट में आपके लिए सिर्फ इनको मेमोराइज करना है, समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपकी ये C++, जावा और PHP एंड पाइथन जैसी लैंग्वेज इनको मतलब जिसको हम कोल्डन भी कहते हैं, इनको यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है आपके एल्गोरिथम को राउट डाउन करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका नादुरुस्त डाटा इस्तेमाल करते हैं जो टेस्ट यानी कि यूजिंग एन वैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। इस किस्म की टेस्टिंग का मकसद ये होता है कि इस बात को यकीनी बनाया जा सके आपका एल्गोरिथम गलत इनपुट को भी मुस्बत अंदाज में हैंडल करते हुए सार्फ को पैगाम देता है कि इनपुट दुरुस्त नहीं है। मिसाल के तौर पर इसको हम यूं भी दे सकते हैं कि अगर आपके एल्गोरिथम आपकी उम्र दिनों में मतलूब है तो आप अपनी तारीख पैदाइश इनपुट के तौर पर दे देते हैं, तो एल्गोरिथम की असूली तौर पर सही नहीं चलना चाहिए। इस किस्म की टेस्टिंग का मकसद इस तरह के मामला का सुराग लगाना होता है। मजीद ये कि टेस्टिंग आपके एल्गोरिथम को क्वालिटी बढ़ाने में भी मददगार साबित होती है। तो इस तरह आपका नादुरुस्त डाटा इस्तेमाल करते हुए आपका टेस्टिंग हो सकता है, आपकी एक्टिविटी को इसमें ज़ाहिर किया जा सकता है। ये आपकी एक और एक्टिविटी है, इसको भी आप देख सकते हैं तो अपने नॉलेज को एनहेंस हो सकते हैं। पूरे का पूरा इस चैप्टर की यानी कि यूनिट 1 की जो समरी है इसमें क्या बताई जाती है, इसमें एक मसले का हल तजज़िया को इसको तेजी से हल करने में मदद देता है। नंबर 2, अगर किसी मसले के हल से ज़्यादा हो सकते हैं मगर बेहतर हल होगा जिसमें कम से कम राहल उम्र उसके लिए काम दरकार होगा। नंबर 3, आपका एल्गोरिथम है ऐसे कवानीन का मजमूआ होता है जो किसी मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। नंबर 4, आपका एल्गोरिथम इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और रिजल्ट नुमाया करता है। नंबर 5, आपका एल्गोरिथम फैसला साजी में मुआवन है। नंबर 6, आपका फ्लो चार्ट दर हकीकत अलामात पर मुश्तमिल जिसके एल्गोरिथम को तस्वीरी शक्ल में पेश किया जाता है। नंबर 7, आपका जो फ्लो चार्ट है दर हकीकत अलामात पर मुश्तमिल होता है जिसके एल्गोरिथम को तस्वीरी शक्ल में पेश किया जाता है। फ्लो चार्ट्स की अलामत इनपुट आउटपुट फैसला साजी तीर आगाज और इख्तिताम पर मुश्तमिल होता है, यानी कि आपकी ये डायरेक्शन शो करता है। और नेक्स्ट आपका वैलिडेशन से मुराद आप किसी खास मसले की नोयत के मुताबिक काम करते हैं। वेरिफिकेशन से मुराद आपका हल दुरुस्त है, रिजल्ट दे रहा है या नहीं। एल्गोरिथम के जायजे को टेस्ट करने के लिए आप ट्रेस टेबल की तकनीक को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे का सारा समरी पॉइंट है जो हमने आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के कंप्यूटर साइंस के 9th के इस सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 1 में आपके साथ डिस्कस किया। ओवरऑल का 1 घंटे से ज़्यादा आपका लेक्चर हो चुका है। तो आपने एक ही वीडियो में तमाम चीज़ों को देखना है। आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस है। जब आप पूरे का पूरा चैप्टर आप एल्गोरिथम कर लेंगे तो ये वही के वही चीज़ें हैं
जो आपकी एक्सरसाइज में आपको चूंकि ए टू जी हमने तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं इसमें डिस्कस की जा चुकी हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों का सलूशन यानी कि आप आसानी के साथ आप इजीली इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आने वाले दिनों में 9 और 10th के इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपके 2023 के जो आपके गेस्ट पेपर्स हैं उनकी भी क्वेश्चंस ट्रेस आउट करके उनको राइट डाउन करके आपको उनकी वीडियोस बना के अपलोड करें, ताकि आप आसानी के साथ उन तमाम चीज़ों को देख सकें। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनको आप सब ट्राई करने हैं। तो आपने ये एक बिब्लियोग्राफिक नोट्स है जहां से इन फ्लो चार्ट्स को लिया गया था, जो आपके सामने डिस्कस किए हम इस पूरे का पूरे यूनिट 1 में। तो ये था आपके कंप्यूटर साइंस यानी कि 9th की कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स का पार्ट 1, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व के चैप्टर के डिफरेंट जो पैरामीटर्स थे हमने डिस्कस किया, उनके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, मंदरजा ज़यात को डिस्कस किया, जो 6-7 पॉइंट के और उनके कंक्लूजन को डिस्कस किया। तो इसके साथ ही हम इस लेक्चर्स का यानी कि यूनिट 1 के लेक्चर्स का इख्तिताम करेंगे, जो 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस हुई। आपसे गुजारिश है तनवीर अहमद स्पीक चैनल फेसबुक और स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स के फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में तमाम लेक्चर आपको इंटीमेशन मिल सके। ऐसे स्टूडेंट जो फीस पे नहीं कर सकते, जो पे कर सकते हैं वो भी, जो पे नहीं कर सकते वो भी, उनसे गुजारिश है अपने घर वालों के पैसे बचाएं और घर में बैठ के आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, पीसी होना चाहिए। तो आप इंटरनेट के थ्रू इन लेक्चर्स को ईजीली आप आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप स्लो करके आप देख सकते हैं और अपने बारी भरकम जो फीस आप अदा करें स्टडी में उसका छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। बाइनरी सिस्टम यूनिट 2 के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।